दो गुंडों में जो जीता वह भी तो हीरो कहलाएगा ना। हीरो कौन होता है? सीधी भाषा में समझें तो जो जीवन के पक्ष में है, हीरो है। आपने कभी खूनी, लुटेरों, बलात्कारियों को अपना हीरो माना है? वैसे देश काल की दशा दिशा देखकर लगता नहीं है कि यह परिभाषा वर्तमान मनमानुस पर लागू है। अब तो गुरु और बाबा जी भी जीवन के पक्ष में आते नजर नहीं दिखते। गुरु द्रोण भी कहाँ पांडवों का साथ निभा पाए थे। आज के बाबा रामदेव को ही देख लीजिए। सुना है लोगों ने अब उन्हें लाला की उपाधि दे डाली है। आए थे योग सिखाने, धंधा खोलकर बैठ गए। सुना है हरिद्वार में जमीनें तक हड़प ली लाला जी ने। आधे से ज्यादा तथाकथित बाबा जेल में हैं। बाकी जो बेल पर हैं, वे भी देश में कलेश फैला रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सरकार धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रही है। उनकी गद्दी की भूख में हम भारत के लोग भूखे झाल बजाकर सो रहे हैं। कब तक हम सोने वाले हैं? कब तक हम झाल बजाएंगे? चलिए, मैं आपको एक सपना दिखाता हूँ। हर सपना एक कहानी नहीं तो और क्या है? क्या हमारा जीवन एक कहानी ही नहीं? जीवन के साथ भी एक कहानी चल रही है, और जीवन के बाद जो बच जाता है, वह भी तो एक कहानी ही है। क्या होती है कहानी? आइए एक नजर डालते हैं कहानियों पर, क्योंकि दर्शन का वाहक होती है कहानियां। तभी तो दर्शन गौण हो गया है, क्योंकि दार्शनिकों ने अपना काम साहित्यकारों पर छोड़ दिया, और धीरे धीरे सारे साहित्यकार पत्रकार बन गए। अब कोई कल्पना नहीं करता, कोई कहानी ऐसी नहीं लिखता जहां एक नया फलक हो, एक नया जीवन, एक नई उम्मीद दिखे। हॉलीवुड में कुछ ऐसी कहानियां दिखती हैं, पर वहां भी जीवन संकट में ही नजर आता है। बड़ी मुश्किल से अंत में थोड़ी राहत मिलती है। हमारे देश का सिनेमा तो लगता है पत्रकारिता कर रहा हो। जो सच हमें समाचार में देखना था, चलचित्र में देखना पड़ रहा है। साहित्य अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बचा लो कहानियों को, तभी तो अपने बच्चों को कोई अच्छी कहानी हम सुना पाएंगे। किसी भी अच्छी कहानी के 7 घटक होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है एक कमजोरी, एक अभाव, एक जरूरत। अगर किसी को कुछ चाहिए ही नहीं तो कहानी कैसी, किसकी? अब जिसकी जरूरत होगी, उसे ही इच्छा होगी। इच्छा हुई कहानी की दूसरी कारक, जो इस दुनिया में हमारे अस्तित्व को अर्थ तक देती है। होगा अगर कोई ईश्वर कहीं, और हम और हमारी यह दुनिया उसकी इच्छा होगी, तब भी वह परमात्मा तो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही इच्छा आएगी और उसके पूरे होने में कोई अवरोध होगा, तो विरोध पैदा हो जाएगा। क्यों वह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही? कहानी का तीसरा अंग ही विरोध है। विरोध होगा तभी तो कहानी बनेगी। वरना मुझे सांस चाहिए और मैं ले पा रहा हूं, तो यह कहानी क्या निरर्थक नहीं हो जाएगी? कौन सुनेगा? कौन सुनाएगा? पर दिल्ली की कहानी कुछ और है। वहां सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कहानियां भी बन रही हैं। देखिए ना, पत्रकार तो पत्रकार, अब तो साहित्यकार भी सांस की समस्या लिए अस्पताल जा रहे हैं। और हालात ऐसे हैं कि अस्पताल और पाताल में ज्यादा का अंतर पता नहीं चलता। अगर नरक कहीं होता तो ऐसा ही होता। लगता है यहाँ पाताल लोकतंत्र चालू है। खैर, जरूरी यह नहीं है कि अवरोध है, जरूरी तो वह प्लान है। कहानी का चौथा अवयव, वह अनुमान, वह रास्ता है जिस पर चलकर हीरो अपनी इच्छा
पूरी कर पाए। हम भारत के हर लोग प्रदूषण से परेशान हैं और निदान चाहते हैं, तो हमारे पास कोई तो प्लान होना चाहिए। यही जिम्मेदारी हमने सरकार को उधार दी थी। अब तो लगता है हमारे सवाल भी घंटा बन गए हैं। खैर, समस्या सरकार नहीं, प्रदूषण है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य है, अर्थ का आवंटन है। कहानी के 5वें घटक तक पहुंचने से पहले मैं आपको वह सपना दिखाता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। विस्तार से यह परिकल्पना मेरे ब्लॉग और पब्लिक पालिका के वेबसाइट पर मिल जाएगी। 1-2 दशक से मैं यह सपना बुन रहा हूँ। जितना पैसा हम सरकार को दे रहे हैं, वह प्रचार प्रसार में ही खर्च कर देती है। जब देश वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वैसी दशा में प्रधानमंत्री सोमनाथ में पतंग उड़ाते दिखे। इधर देश प्रदेश की मूर्ख मंडली क्रिसमस पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। कितने द्वंद्व में हम सब जी रहे हैं। करें तो करें क्या? नौकरी मिल नहीं रही, धंधा भी मंदा है। हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु मुक्ति नहीं है। हिटलर मुक्त नहीं हो पाए या हो गए, मुक्ति का तो पता नहीं। अपने कर्मों से वे अमर तो जरूर रहेंगे। अमर सिर्फ सुर ही नहीं, असुर भी होते हैं। पर जब हम कृष्ण, बुद्ध या गांधी की कहानी सुनते हैं, तो मुक्ति का बोध होता है। गांधी जी को तो गोली मार दी गई थी, पर उनकी जरूरत देश को आज भी महसूस होती है। मेरा सपना सरल है, सीधा है। सपना वही जो हमें बापू ने दिखाया था, ग्राम स्वराज का सपना। उनके पास सिर्फ इच्छा ही नहीं थी, उनके पास प्लान भी था। ट्रस्टीशिप या सरपरस्ती से इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विस्तार से अपना दर्शन समझाया भी है। आज भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। पर जैसा कि हर कहानी में हीरो के साथ होता है, उनके सामने भी अवरोध थे। उन्होंने तब असहयोग आंदोलन की लड़ाई लड़ी। युद्ध ही कहानी का 5वां घटक भी है। क्या आज भी हम असहयोग आंदोलन करने में अपना सहयोग नहीं दे सकते? हम केंद्र सरकार को कम और अपनी आय से ज्यादा कर स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई को दें और बदले में अच्छे स्कूल और अस्पताल मांग लें। क्या आप किसी शिक्षित दीक्षित प्राणी से अभद्रता की अपेक्षा पाल पाएंगे? कहानी जब अपने छठे पायदान पर पहुंचती है, तब आत्मज्ञान मिलता है। सारे रहस्यों से पर्दा उठता है। इच्छा पूरी होने में किए हर प्रयोग से सीख मिलती है। योजना अनुसार क्या हुआ, क्या नहीं, इसका पता चलता है। उन कमजोरियों का भी रहस्योद्घाटन होता है, जो हीरो को कहानी के शुरुआत में पता नहीं होता। और अंत में जब कहानी अपना 7वां फेरा लेती है, तब हमारे पास एक नई दुनिया होती है। होती तो वही दुनिया है, बस वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, किस्से बदल जाते हैं, कहानियां नहीं बदलती। किरदार बदल जाते हैं, उनकी फितरत नहीं बदलती। हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां नहीं बदलती। हर साल मंजर बदल जाते हैं, उनकी खुशबू नहीं बदलती। जीवन की जंग बदल जाती है, उस पर जीत के फसाने नहीं बदल जाते। और जो बदल नहीं पाते, उन पर कहानियां नहीं बनती।